हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ रहे हैं और इसमें अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ये है आपका टॉपिक प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग मतलब ये कि अब हम लोग यूनिट थर्ड में इंटर कर चुके हैं। अब आज से यूनिट थर्ड की कहानी स्टार्ट होगी। तो यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक है प्योर बेंडिंग और इसी में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सन को भी। तो चलिए यूनिट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्योर बेंडिंग को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं बेंडिंग। तो बेंडिंग तो हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, जिसमें हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींच रहे थे, मीन्स बनाना सीख रहे थे। उसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन फिर से हम आपको थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। तो सपोज करिए ये आपके पास कोई एक बीम है। ये आपके पास कोई एक बीम है और आपने इस बीम पे लोड लगाया कुछ ऐसे। आपने इस पे पी लोड लगाया, ठीक। जब आप इस पे पी लोड लगाएंगे तो कहानी बहुत ही सिंपल है, इसमें बेंडिंग होगी। और ये आपकी बीम जो है ये कुछ, यदि ये इसका आपका एक्सिस है, ठीक, तो ये आपकी जो बीम है कुछ इस प्रकार से आपकी बेंड करेगी। लेकिन बीम बेंड करने के अलावा और भी कुछ करेगी। जैसे आप इस चीज़ का एफबीडी बनाएं, जैसे यहाँ पे आप एक सेक्शन कट करें, ठीक, इस पॉइंट पे, और आपने ऐसे सेक्शन कट किया। जब यहाँ पे आप एक सेक्शन कट करेंगे तो आप देखेंगे ये कि इस वाले पोर्शन में, ठीक, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो इस तरीके का एक आपका रेजिस्टेंस के लिए पिन यार थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तो जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे, ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप ये पाएंगे कि इस डायरेक्शन में आपको फोर्स ऐसे लगता हुआ दिखाई देगा। और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम मिलाने के लिए देखेंगे इधर से ये आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। और आपने यहाँ से पी फोर्स लगाया है और इधर आपके पास ये जो है सपोर्ट आपका पड़ा हुआ है। तो बेंडिंग तो इसमें आया जरूर, लेकिन साथ ही साथ इसके पास, इसमें देखिए ये शियर भी आया है। तो यहाँ पर जो है शियर भी आया है, बेंडिंग के साथ साथ शियर भी है। तो मतलब ये है कि ये प्योर बेंडिंग नहीं है, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि मतलब सर, तो मतलब ये कि आप किसी भी बीम पर फोर्स लगाएंगे तो बीम में बेंडिंग होगी, लेकिन वो बेंडिंग प्योर बेंडिंग हो ये पॉसिबल नहीं है यदि आप एक सिंगल फोर्स लगा रहे हैं तो अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि फिर प्योर बेंडिंग कैसे आएगी। तो प्योर बेंडिंग आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे सपोज ये आपकी बीम है, ठीक। इस बीम को हम लोग 3D में ले चल रहे हैं, 3D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा खराब बने तो इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। ये आपके पास वही सेम पुरानी वाली बीम है, और पुराने वाले बीम को हमने
बस किया कुछ नहीं है, बना दिए हैं इसको हम 3D में। तो जब आप 3D में बनाएंगे तो बनाने से पहले ये हम लोगों के पास जो होगी, मतलब थोड़ा सा एक्सिस भी डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा किस एक्सिस को क्या बोलने वाले हैं हम लोग। तो पहले हम लोग बता देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी है। तो कलर चेंज कर रहे हैं हम। तो ये जो एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक। और ये हमने नेम दे दिया ए और इस पॉइंट पे बी। अब देखिए दोस्तों, प्योर बेंडिंग के लिए हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ से आप ये जो आपके पास बी वाला पॉइंट है, ठीक, इस बी पर आप एक ऐसे रॉड पकड़िए और इसको कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद एक फोर्स आप इधर लगाइए, एक फोर्स आप इधर लगाइए और एक फोर्स आप इधर लगाइए, और जो दोनों का मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल हो। मीन्स पी फोर्स आप इधर लगाएं, पी फोर्स आप इधर लगाएं, और इनके बीच की कुछ न कुछ आपके पास डिस्टेंस है। सपोज करिए ये जो डिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे हैं ये ई है। ई का मतलब इसेंट्रिसिटी। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये कपल हो गया। कपल का मतलब यही होता है कि दो फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और उनके बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस है। तो जब आप कपल लगाएंगे तो कपल लगाने के बाद होगा क्या कि अब इसमें प्योर बेंडिंग आएगी। प्योर बेंडिंग आने के 2-3 रीजन और हैं, क्योंकि देखिए प्योर बेंडिंग कपल के कारण ही आएगी, क्योंकि कपल जो होता है ये आपका फोर्स जो है कांस्टेंट है, ठीक। तो और एक चीज़ को आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास प्योर बेंडिंग आएगी, ठीक, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग ये ऑलवेज आएगी कपल के द्वारा, ठीक। ऑलवेज आप कपल लगाएंगे तभी आपके पास प्योर बेंडिंग आएगी, अदरवाइज प्योर बेंडिंग नहीं आएगी। क्योंकि हमने आपको पिछले वाले में देखिए इसमें दिखा दिया था। इसमें क्या था कि हम लोग फोर्स यहाँ पे लगाए थे, लेकिन जब हम लोग आपका क्रॉस सेक्शन काटे, ठीक, क्रॉस सेक्शन काट करके जब हमने एफबीडी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए तो इसमें हम लोग ये देखें कि यहाँ पे शियर भी आ जा रहा है, ठीक, यहाँ पे शियर फोर्स भी आ जा रहा है, जिसके कारण, ठीक, यहाँ पे शियरिंग की कहानी हो रही है। बेंड तो होगा ही होगा, लेकिन शियर भी आएगा। तो इसके कारण ये देखिए जो है ये प्योर बेंडिंग नहीं है, ठीक, ये जो है प्योर बेंडिंग नहीं है। ये प्योर बेंडिंग नहीं है, प्योर बेंडिंग नहीं है। और जब आप यहाँ पे कपल लगा रहे हैं, कपल लगाने के बाद जब आप क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो आप देखेंगे हर एक जगह पे, ठीक, पूरे थ्रू आउट द लेंथ आप जब क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप यही पाएंगे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग ही आ रही है। और इसका एक रीज़न और होता है, क्योंकि देखिए जो वेक्टर होता जो आपका कपल होता है ये आपका प्री वेक्टर है, ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे मैग्नीट्यूड ये आपका पी फोर्स, ठीक, और डायरेक्शन दोनों हमेशा का हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसके कारण आपके पास प्योर बेंडिंग आती है, ठीक। और थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से यदि दिखाना चाहें तो कलर हम चेंज कर रहे हैं। इस जो ये आपके पास जो एक्सिस आई है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक, इस वाले एक्सिस को यदि हम लोग सपोज कर लें कि ये आपका जेड है, जेड एक्सिस, और ये जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है और जिसके थ्रू आपने कपल दिया है, इस वाले डायरेक्शन को हम लोग मान ले रहे हैं वाई एक्सिस, और ये अपने पास जो है इसको एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है। यदि आप इस कपल को हटाना चाहें, ठीक, जैसे ये दोनों जो फोर्स है
इस फोर्स को यदि आप हटा करके एक कपल ही यहाँ पे दिखाना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक कलर और बचा हुआ है और ये कलर विजिबल है नहीं, तो इसके बदले में हम ब्लू कलर को ही ग्रीन कलर को ही यूज कर रहे हैं। तो आप कपल को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये कपल। तो ये जो आपके पास जो कपल आया है, ठीक, कपल भी आपके पास बेंडिंग मोमेंट ही दे रहा है, तो ये भी जो बेंडिंग मोमेंट देगा पे, जो आपके पास मोमेंट दे रहा है, क्योंकि कपल जो है ये मोमेंट ही जनरेट कर रहा है, तो फोर्स आपके पास P हो गया और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये आपके पास E हो गया। क्योंकि जो कपल होता है ये बेसिकली मोमेंट होता है। इस चीज़ को आप लोग मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। तो इस दोनों, ये जो इस तरीके से लगा हुआ है, इन चीज़ को हटा करके आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका छोटा सा एग्जाम्पल प्योर बेंडिंग का। तो प्योर बेंडिंग के बारे में यदि आप कुछ लिखना चाहें, जैसे एक दो टॉपिक, ठीक, एक दो पॉइंट लिखना चाहें, तो एक दो पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि प्योर बेंडिंग जो आपकी होती है ये ऑलवेज बाई कपल होती है, ठीक, ऑलवेज बाई कपल। आप कपल के अलावा कोई दूसरा कोर्स लगाएंगे तो उसमें प्योर बेंडिंग नहीं आएगी, बेंडिंग के अलावा भी कई सारे और चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। हो सकता है टॉर्सन आ जाए, हो सकता है सीयर आ जाए, हो सकता है और कुछ भी आ जाए। तो प्योर बेंडिंग के लिए आपको हमेशा कपल लगाना होगा। कपल का मतलब ये होता है कि दो फोर्स लगाएं, ठीक, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और जो डायरेक्शन है वो दोनों आपका अपोजिट हो। और यदि अगला और एक दो पॉइंट इसमें आप नोट करना चाहें तो आप ये नोट कर सकते हैं कि प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्योंकि देखिए यही है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस और यही है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यही है आपके पास सेंट्रोइडल एक्सिस और यही है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और बाद में आप जाकर के देखेंगे कि यही आपके पास होगा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। तो तीनों इस केस में सेंट्रोइडल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस तीनों सेम है। तो पॉइंट्स यदि आप मेंशन करना चाहें तो एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हैं, प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी, प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और दूसरा पॉइंट आप नोट इसमें कर सकते हैं, प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक, विल बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एक्सिस। प्लेन ऑफ बेंडिंग मोमेंट will be perpendicular to the cross sectional axis, cross sectional area, sorry, cross sectional area, cross sectional area। और एक इम्पोर्टेंट इसमें नोट कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट विल कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। देखिए जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो शियर फोर्स जो है, सिंपल सी बात है कि शियर फोर्स जो है, ठीक, शियर फोर्स विल बी जीरो, ठीक, थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ शियर फोर्स आपका जीरो होगा। शियर फोर्स आपका जीरो इसलिए होगा क्योंकि नेट फोर्स आपके जीरो हैं। नेट फोर्स का मतलब ये P आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक P आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर डालेंगे तो नेट फोर्स जो है आपके पास जीरो है, इसलिए शियर फोर्स की कहानी आती नहीं है। तो शियर फोर्स आपके पास जीरो है। और बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि
कपल जो होता है ये फ्री वेक्टर है, हमने आपको पीछे बता चुका है। और कपल का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक, दोनों के दोनों कांस्टेंट है। इस चीज़ को हम लिख भी दे रहे हैं आपके पास। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक पेज हम ऐड कर ले रहे हैं। देखिए कपल के बारे में जो कहानी है, आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक, आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है, आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है यही आपका कपल है, ठीक। और ये है आपका कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने के साथ साथ, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए आपने दोनों फोर्स को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, और जो आपकी लेंथ है, जो उन दोनों फोर्स के बीच की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। और आप मैकेनिक्स में पढ़े भी होंगे, आपका जो कपल है ये फ्री वेक्टर है। और दूसरा आप लिख सकते हैं, इसका कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। ये तो छोटा मोटा आइडिया हो गया आपके पास, छोटा मोटा या फिर बोल सकते हैं बेसिक आइडिया आपको हमने दे दिया बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड, सॉरी प्योर बेंडिंग से रिलेटेड। प्योर बेंडिंग और बेंडिंग, ठीक, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके मुद्दे की, ठीक, आपके लाभ की। बात यह है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्योर बेंडिंग से ये आएगा कि बेंडिंग इक्वेशन है, ठीक, उसको डेराइव करिए, और ये पूछना श्योर है। तो हम लोग चलते हैं डेरिवेशन की ओर, ठीक, प्योर बेंडिंग के डेरिवेशन की ओर। तो आई होप आप लोग इसमें इस चीज़ को देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। यदि नहीं दिख पा रहा होगा तो हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए ये बीम है, कलर चेंज करते हैं हम, और बीम को अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास बीम है, और ये बीम का जो है न्यूट्रल एक्सिस है, या फिर बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अच्छा, इस चीज़ को हम आपको एक नए पेज पे समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा इधर उधर। तो इसके लिए हम एक पेज ऐड कर ले रहे हैं। तो बेंडिंग इक्वेशन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे हम लोग, इसीलिए हमने काफ़ी बड़ा बीम को बनाया। ये आपके पास हो गई बीम, और ये बीम का हो गया आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये है बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये है बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो अभी हमने आपको बताया कि इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कपल। तो चलिए इस पे लगाते हैं हम लोग कपल। तो हमने लगा दिया कपल। मुझे यार कर्व जा नहीं रहा है सही से। ठीक, तो ये हमने लगा दिया कपल।
लेकिन इस साइड में आप देख पा रहे होंगे कि हमने कोई सपोर्ट नहीं लगाया है, ठीक। तो जब सपोर्ट नहीं लगाए हैं तो जो आपका बीम है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए। तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए हम इधर से एक अपोजिट डायरेक्शन से भी लगा देंगे, ठीक। तो अब आपकी जो बीम है ये बीम आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुकी है, ठीक। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुकी है। तो अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग बेंडिंग लगा चुके हैं। ये आपके पास बेंडिंग है, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग एम बी। और जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोग सपोज कर ले रहे हैं, ये लेंथ आपके पास एल है। और एक सेक्शन को कट कर रहे हैं हम, ठीक। इस सेक्शन को भी हम उसी तरीके से कट करते हैं। ठीक, एक सेक्शन हमने कट कर लिया और इसका नाम नेम हम दे दे रहे हैं। ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है, ए बी सी डी। और यहाँ से हम एक डिस्टेंस y को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। ये डिस्टेंस y है और यहाँ पर भी हम एक फाइबर को पकड़ रहे हैं, ठीक। क्योंकि बीम जो भी बनी होती है आपकी, बीम या तो कंक्रीट की बनी होती है या फिर स्टील की बनी होती है या फिर दोनों की बनी होती है, ठीक। मीन्स क्या होता है कि आरसीसी, जब आप सिविल वाले हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब आरसीसी की बीम बनाई जाती है तो उसमें कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट दोनों डाली जाती है। तो रीइंफोर्समेंट में यूजुअली हम लोग डाल देते हैं आपके पास स्टील या फिर और भी मटेरियल डाले जाते हैं एज ए रीइंफोर्समेंट। तो एक हम यहाँ पर फाइबर भी एज्यूम कर ले रहे हैं और इसका हम नाम दे दे रहे हैं आपके पास G और H, ठीक। ये है आपके पास G और ये है आपके पास H और ये है आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस पे है, इसको हमने बोल दिया E और इसको बोल दिया F। तो देखिए अब होगा क्या, जब आपने इस पे बेंडिंग लगाई, ठीक। जब बेंडिंग लगाई आपने, जब बेंड आप इसको करने की कोशिश, जब आपने इस पे मतलब मोमेंट लगाया, ठीक। आपने इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगाया, कपल आपने लगाया, तो बीम जो है आपकी बेंड होने की कोशिश करेगी। तो जिस प्रकार से जिस तरीके से हमने इसमें लगाया, तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा और नीचे वाले पोर्शन में टेंशन आएगा, ठीक। तो आपका जो ये वाला पॉइंट ए है, ये ए कुछ शिफ्ट हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। इसके लिए कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, एक ब्लैक कलर को चूज कर ले रहे हैं। आपका ए कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको बोल दे रहे हैं ए डैश, और आपका बी कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी डैश। और सेम इसी प्रकार से आपका जो जी है वो थोड़ा सा आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, और ये हो गया आपका जी डैश, और एच आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये हो गया आपके पास एच डैश। और ये है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और इसी को हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। तो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा ज़रूर आपके पास थोड़ा सा इफेक्ट, लेकिन इसके लेंथ में कोई इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे इसका जो आपके पास मोमेंट लग रहा है, ठीक, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, इसका यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो आपका जो ई है यहीं पे रह जाएगा ई डैश, और जो एफ है यहीं पे रह जाएगा एफ डैश। लेकिन आपका जो सी है, ठीक, ये आपका सी शिफ्ट हो जाएगा कुछ यहाँ सी डैश, और आपका जो डी है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा कुछ यहाँ डी डैश। जब आप इन सबको मिलाएंगे,
मिलाने का मतलब ये है कि आपने इन सबको एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की, तो ये आपका ऐसे आ गया, ठीक। और कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो चलिए इसको हम मान ले रहे हैं ये सेंटर इसका O है, ठीक। यहीं पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइनें। इस D को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इसमें ये देखेंगे कि इस वाले में कंप्रेशन आएगा, ठीक। तो ये कुछ ऐसे बेंड होगी यहाँ की बीम, और यहाँ पे आपका कुछ ऐसे बेंड होगा, यहाँ पर भी बेंड होगा, लेकिन इसमें इलोंगेशन नहीं आएगा, ठीक। बिना इलोंगेशन आए, बिना कॉन्ट्रैक्शन आए, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे बेंड होगा। और बेंडिंग आपकी यहाँ पर भी होगी, बीम आपकी कुछ इस तरीके से भी बेंड करेगी। और ये जो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस वाले पे जो बेंड आपके पास जो बेंड आई है, बेंडिंग हुई है, इसको हम लोग कंटिन्यू करें ऐसे, और इस चीज़ को ऐसे, तो यहाँ से जब हम लोग मेजर करेंगे तो ये आपके पास हो गई रेडियस R, ठीक। इसको बोल देते हैं हम लोग रेडियस, और ये है आपके पास R। तो ये कहानी इतनी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि देखिए ये जो है बेंडिंग यहाँ पे बहुत थी, जो बेंडिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक। बेंडिंग विल बी वेरी स्मॉल, यहाँ पे बेंडिंग बहुत ही छोटी होगी, तो लिख भी सकते हैं बेंडिंग विल बी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे बेंडिंग जो आपकी होगी बहुत ही कम होगी, और जो आपके पास R है, इस R को बोल देंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R आपके पास जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बेंडिंग जो होगी ये भी आपकी कहाँ तक होगी, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, मीन्स हुक्स लॉ को फॉलो करेगी। हमने आपको यूनिट 1 में बताया था हुक्स लॉ को, ठीक। विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, और ये आपका हुक्स लॉ को फॉलो भी करेगी, हुक्स लॉ आपका वैलिड होगा। एक तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये इसका एजम्पशंस हैं, ये जो हमने आपको 2-3 बताए कि बेंडिंग विल बी वेरी स्मॉल एंड दिस विल बी फॉलो हुक्स लॉ एंड विल बी बेंडिंग विल बी इन द बोल सकते हैं आप इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, बेंडिंग आपकी जो होगी विद इन इलास्टिक लिमिट होगी। तो ये चीज़ आपके एक तरीके से बोल सकते हैं ये आपका एजम्पशंस है। और हम लोग जो डिराइव कर रहे थे, ये बेंडिंग इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे। तो अब हम लोग आते हैं अगले पेज पे। तो डिराइव करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या क्या है, आपको हम एक बार और बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेन, जब स्ट्रेन निकाल लेंगे तो इसके हेल्प से निकल जाएगा स्ट्रेस। जब स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों निकल जाएगा तो फिर इसके हेल्प से इसके बाद हम लोग जो तीसरा स्टेप हम लोगों का आएगा, तीसरे स्टेप में हम लोग निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट, ठीक। तीसरे वाले स्टेप में हम लोग निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट, जिसको बोलते हैं बोलते क्या है हम लोग, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया, लग गया, रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक, या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो तीसरा में हम लोग निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट, और प्रिसाइजली इसको बोला जाए तो रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट, रेजिस्टिव SIS, रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट। तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है स्ट्रेन इन एनी जनरल एट Y एक्सिस, ठीक। तो हमने आपके पास एप्सिलॉन Y, तो देखिए ये जो पिछले वाले में जो G था, ठीक, ये इन दोनों के बीच में जो सेटलमेंट हुआ है इन्हीं का हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे। तो है आपके पास G डैश H डैश है, ठीक, और GH है। मतलब क्या है कि GH से जो यहाँ आपके पास G था H था, ये आपका कम हो गया है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, तो माइनस GH करके GH कर लिए।
तो इस तरीके से इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड आप रुकिए, थोड़ा सा लाइट कट चुकी है, हम लोग लाइट का वेट करते हैं। ओके दोस्तों, लाइट तो आई नहीं, लेकिन हमने कर दिया अपना कैमरा ऑफ, और आइए इस चीज़ को करते हैं हम लोग कंटिन्यू। ठीक, तो बात चल रही थी यहाँ पे स्ट्रेन इन एनी जनरल, ठीक, एट वाई एक्सिस। तो देखिए स्ट्रेन होता क्या है, ठीक, जो आपके पास लेंथ में चेंजिंग आई है वो, और जो आपके पास एक्चुअल लेंथ था वो, दोनों का रेशियो। तो देखिए पहले इसके पास जो लेंथ थी जी थी, एच थी, जैसा कि हमने अभी आपको पीछे बता रहा था, जी थी और एच थी, जी एच। फिर बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के जी डैश एच डैश पे चली गई। तो दोनों का हमने चेंज निकाल लिया, इसके बाद हमने जी एच से डिवाइड कर दिया। और देखिए जो जी है एच है, ठीक, पीछे देखिए जी एच, ये इक्वल है आपके पास ई और एफ के, तो इसलिए हमने अगले वाले स्टेप में इसको ई एफ के इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही हो गया, ई एफ के इक्वल हो गया। और जो ई एफ है वही है ई डैश एफ डैश के इक्वल, क्योंकि ये है न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ई डैश और आपके पास एफ डैश, ये है न्यूट्रल एक्सिस पे, तो दोनों हो गया न्यूट्रल एक्सिस पे। और जो जी डैश एच डैश है, ठीक, ये जो है जी डैश एच डैश, यहाँ पे हम यदि थीटा ले लें, ठीक, जो आपके पास ओ था, ये आपके पास थीटा हो गया, और ये आपके पास जो है रेडियस थी, तो जब इसका आप निकालना चाहें ये जो कर्व है, तो ये आपके पास आ जाएगा आर थीटा, ठीक, ई डैश एफ डैश का। और यहाँ से आपकी जो लेंथ थी माइनस वाई हो जा रही थी, तो इसलिए ये हो गया आपके पास आर माइनस वाई थीटा, और ये हो गया आपके पास आर थीटा। तो इस चीज़ को हम लोग कर दिए कंटिन्यू। अब ब्रैकेट को बस ओपन करना है, काटने पीटने के बाद देखेंगे आर थीटा आपके पास आर थीटा से कैंसिल हो गया, फिर थीटा थीटा से कैंसिल हो गया नीचे, तो ये आपके पास आ गया स्ट्रेन जो है माइनस वाई बाई आर। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कंप्रेशन में है, ठीक, तो यहाँ हमने इस चीज़ को मेंशन भी कर दिया बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। माइनस जो साइन आया है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन आया है। और हम लोग चल रहे हैं अगले पेज पे, और जो अगला पेज है हम लोगों का, अगला पेज, हाँ अगला पेज यही है। ये तो नहीं है, हमें लग रहा है कुछ ऐसा कि इसमें फोटो क्लिक करने में आ गई है मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं है, इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पेज को ऐड करके। तो हमने स्ट्रेन निकाल लिया, ठीक, स्ट्रेन हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे स्ट्रेस, ठीक, सिग्मा बी कहाँ पे, वाई पे, ठीक, एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई। जान ही रहे हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन, तो ये भी वाई पे है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोगों के पास आता है एक इलास्टिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग ही। तो ये आपके पास हो गया सिग्मा बी, ये हो गया सिग्मा बी एट वाई इक्वल टू ई इंटू इप्साइलन वाई, ठीक, इप्साइलन वाई। अब हम लोग इप्साइलन वाई की वैल्यू रखेंगे। जब इप्साइलन वाई की आप वैल्यू रखेंगे, इप्साइलन वाई की अभी वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हैं स्ट्रेन की, माइनस वाई बाई आर, तो ये आपके पास आ गया माइनस वाई बाई आर, माइनस वाई बाई आर। ये आपके पास है सिग्मा बी एट डिस्टेंस ऑफ इतने पे। और जनरल देखिए इसमें क्या था कि हम लोगों की बेंडिंग ऐसी थी जिसके कारण कंप्रेशन आ रहा था, ठीक, लेकिन नीचे वाले पे यदि हम लोग कैलकुलेट किए होते जिस वाले पोर्शन पे टेंशन आ रहा था, तो वहाँ पे ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव चली जाती। तो यदि इन जनरल में लिखना चाहें हम लोग तो ये लिख सकते हैं कि आपके पास जो सिग्मा बी है ये आपके पास प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई बाई आर, ठीक, वाई इंटू ई बाई आर, ये आपका आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एक ये आ गया रिलेशनशिप, ठीक, बेंडिंग स्ट्रेस
और आपका बोल सकते हैं स्ट्रेन में। अब अगले पेज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो अगला पेज हम लोगों का है ये निकालेंगे, इससे हम लोग रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट या फिर बोल देते हैं इसको हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, इसके लिए क्या करना है, इसी वाले पे एक हम लोगों को स्ट्रिप कट करना है। ठीक, जिसका एरिया DA है और ये आपके पास एक्स एक्सिस से y के डिस्टेंस पे है। ठीक, y डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेजिस्टिव मोमेंट निकाल रहे हैं। तो आप जान ही रहे हैं फोर्स इंटू जो डिस्टेंस होती है, तो ये F है, A इंटू वाई हो गया। ठीक, अभी हम लोग F की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि जब आपको रेजिस्टेंस पता है, ठीक सॉरी, जब आपको स्ट्रेस पता है तो आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू जो होता है आपका रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये आपके पास हो गया रेजिस्टिव फोर्स, सॉरी ये आपके पास F जो था वो था रेजिस्टिव फोर्स, तो स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा। तो ये आपके पास सिग्मा B इंटू वाई हो गया इंटू एरिया DA। ठीक, इंटू वाई आपका पुराना था। ये आपने एक स्ट्रिप के लिए निकाल लिया, स्ट्रिप के लिए। अब आप पूरे इस बॉडी के लिए जब निकालेंगे तो इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो अब आप रखेंगे सिग्मा बी वाई की वैल्यू, सिग्मा बी वाई की वैल्यू रखेंगे। तो सिग्मा बी वाई की वैल्यू पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, ये है आपका प्लस माइनस वाई ई बाई आर। तो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया y इंटू ई बाई आर। इस चीज़ को आप देख रहे होंगे, ये वैल्यू रख दी गई। अब इसके बाद किया क्या गया है, बस सिंपल इंटीग्रेशन किया गया है, ई बाई आर को बाहर निकाल लिया गया है और ये आपके पास है वाई स्क्वायर इंटू डी ए। इस चीज़ को आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, क्योंकि देखिए ये आपके पास ये एरिया है, ठीक, और ये आपके पास डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आपके पास स्क्वायर है। तो ये है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिसाइजली बोला जाए तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये आपके पास ये है आपका आई एक्स एक्स। तो एम आर इक्वल टू आपके पास आ गया ई बाई आर आई एक्स एक्स। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया जो है दूसरा इक्वेशन। तो अब बेंडिंग इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं और यही इक्वेशन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर खिसका रहे हैं, खिसक नहीं रहा है। हमने इंटरफेस यार चेंज किया है जिसके कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, पर कोई नहीं, ठीक। तो ये आपने निकाले रखा था पिछले वाले पेज पे, पिछले वाले पेज पे जब हमने निकाला तो ये आपका आ गया एम आर इक्वल टू ई बाई आर आई एक्स एक्स। तो इस चीज़ को आप और अच्छे तरीके से लिखे तो एम बाई आर आई एक्स एक्स इक्वल टू ई बाई आर, ठीक, ई बाई आर। तो अब आपका जो बेंडिंग इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा एम बाई आर, सॉरी एम आर डिवाइडेड बाई आई इंटू आपके पास ये स्ट्रेस सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। तो ये आपके पास जो है आकर के निकल जा रहा है बेंडिंग इक्वेशन। और ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे कोई रात में भी पूछ ले रहा है कि बताओ भैया बेंडिंग इक्वेशन, तो आप बता सकते हैं एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर या फिर एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये दोस्तों यहीं पे डेरिवेशन ख़त्म होता है और हम लोग अगले वाले में डिस्कस करेंगे टॉर्सन, प्योर टॉर्सन जो भी होगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको वीडियो लेक्चर सेशन पसंद आ रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में।